हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। आज 13 जुलाई के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम बातें कवर करेंगे। टुडे इन हिस्ट्री यानी कि 13 जुलाई के दिन क्या क्या खास घटनाएं घटित हुई, आज के दिन किन किन महान हस्तियों ने जन्म लिया और किन किन महान हस्तियों ने आज के दिन इस संसार को त्याग दिया, लेकिन उनका योगदान हमारे भारतवर्ष के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा। और उनसे अगर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया है वो भी हम कवर करेंगे, और पूछे जाने की संभावना भी है तो वो भी हम आपसे पूछेंगे। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एड्यूरोही ऑफिशियल। तो चलिए आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण बातें हम कवर कर लेते हैं। आज क्या है? 13 जुलाई। 13 जुलाई के दिन की ही बात है। 1905 में एक समाचार पत्र आया करता था जो कि कोलकाता से पब्लिश होता था। उसका नाम था संजीवनी। संजीवनी साप्ताहिक समाचार पत्र। कहां पर यह होता था? कलकत्ता, लेकिन उसे हम वर्तमान में कोलकाता कह देते हैं। इसी संजीवनी नामक साप्ताहिक समाचार पत्र ने ब्रिटिश साम्राज्य के जो हम सम्मान प्रयोग में लाया करते थे उन ब्रिटिश सम्मानों का बहिष्कार करने का ये सर्वप्रथम सुझाव दिया था इसी संजीवनी नामक अखबार ने। ठीक है। और जैसे हम बात करें, आज ही का दिन था वो 13 जुलाई 1929 में। तो एक हमारे भारतीय क्रांतिकारी हुआ करते थे जतींद्र नाथ। जतींद्र नाथ ने अपनी ऐतिहासिक भूख हड़ताल की शुरुआत की थी आज ही के दिन। 13 जुलाई 1929 की बात है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और एक बात चलो मैं आपको बता देता हूं, 2001 की बात है। ओलंपिक खेल जो थे उस ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसने की थी? तो नाम आता है चीन का। लेकिन जब हम बात करें अभी जो आपके ओलंपिक खेल होने वाले हैं जुलाई अगस्त में होंगे, क्लियर है आपको ये पॉइंट? तो आप ये बताइए कि ये जो अभी ओलंपिक खेल होने वाले हैं तो ये किस देश में होंगे? ठीक है, तो कमेंट में आपको बताना है। तो चलिए अब हम चलते हैं आज के दिन जिनका जन्मदिन है और जिन्होंने हमारे भारतवर्ष के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया है, किसी न किसी राज्य के लिए विशेष रूप से कार्य किया है, उन्हीं से संबंधित हम बातें कवर करेंगे और करंट अफेयर्स के साथ हम जोड़ते हुए ये चीजें देखने वाले हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है जोरामथंगा। जोरामथंगा, ये नाम आपने शायद सुना भी हो। इनका जन्म आज ही के दिन 1944 में हुआ था। 1944। और जैसे हम बात करें ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो आपने एक पार्टी का नाम जरूर सुना होगा, मिजो नेशनल फ्रंट। मिजो नेशनल फ्रंट के ये एक बेहतरीन नेता रहे हैं और मिजोरम के ये मुख्यमंत्री रहे हैं कई बार। मिजोरम के सीएम रहे हैं ये। तो थोड़ा सा मैं अगर टाइम पीरियड बताऊं इनके बारे में, कब से कब तक सीएम रहे, तो 1900, चलो मैं तारीख बता देता हूं, 3 दिसंबर 1998 से लेकर 11 दिसंबर 2008 तक ये एक बार रहे थे सीएम। ठीक है, पहली बार। इनका फिर से दोबारा कार्यकाल शुरू हुआ था सीएम के रूप में 15 दिसंबर 2018 से लेकर 7 दिसंबर 2023 तक ये फिर से मिजोरम के सीएम रहे। ठीक है, तो ये इनका आप कह सकते हैं दूसरी बार था। हालांकि जो ये चुनाव होते हैं विधानसभा के वो तो 5 सालों के बाद होते हैं,
तो आप इसमें वैसे ऐड कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा गैप आया, उसमें कोई भी गैप नहीं है, इसी वजह से मैंने आपको पहला और दूसरा इस तरीके से समझाया है। मिजोरम के मुख्यमंत्री रहे, आज इनका जन्मदिन है, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, पहले ये देख लीजिए, ये कौन है? यही तो हैं जोरामथंगा। और ये जोरामथंगा आपको दिखाई दे रहे हैं हमारे भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ में, ठीक है, क्योंकि 2023 में तो ये वहां के सीएम थे ही। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मिजो नेशनल फ्रंट की स्थापना किस वर्ष हुई थी, मिजो नेशनल फ्रंट, इसी राजनीतिक दल के तो ये क्या थे, एक सदस्य हैं, एक नेता हैं, और मिजोरम के सीएम के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। अगर आपने लिखा होगा 22 अक्टूबर 1961, तो आपने बहुत ही अच्छी बात लिखी है। इसे ऐसा कहा जाता है कि मिजोरम में एक बार भीषण अकाल पड़ा था, उसी अकाल के दौरान लोगों को भारी नुकसान हुआ। उनकी पीड़ा को कम करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए ये बनाया गया था मिजो नेशनल फ्रंट। लेकिन बाद में ये क्या है, एक राजनीतिक स्वरूप ले चुका, और स्वरूप लेने के बाद इसके कई मुख्यमंत्री बने, और इसके बारे में आपको और भी चीजें देखनी चाहिए और पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है ना। और जैसे हम बात करते हैं इसके शुरुआती समय की, इसमें इसके संस्थापक का क्या नाम आता है, तो आपने शायद नाम सुना होगा लाल डेंगा का, लाल डेंगा। तो लाल डेंगा इसके संस्थापक सदस्यों में माने जाते हैं। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। तो चलो, अब मैंने बात बताई है आपको कि मिजोरम के इससे पहले के जो मुख्यमंत्री थे उनका जन्मदिन है। लेकिन अगर मैं करंट की बात आपसे पूछूं कि वर्तमान में मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप किसका नाम लिखेंगे? मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? 2023 तक तो वो रहे, उसके बाद में कौन बने? तो लाल दुहोमा लिखना है आपको आंसर, ठीक है। और यहां पर फोटो भी देख सकते हैं, ये लाल दुहोमा बैठे हैं मिजोरम के मुख्यमंत्री। और थोड़े ही दिन पहले इन्होंने भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की, और इन्होंने कहा कि जो भी बाहरी यहां पर लोग आए हुए हैं, यानी कि म्यांमार के जो लोग हैं, उनको हम निकाल नहीं सकते, परिस्थितियों को समझने का प्रयास करेंगे। तो फिर जो बातचीत हुई, मिजोरम के सीएम लाल दुहोमा ने कहा कि हमारे मिजोरम से एक जनजाति है, वो जनजाति जो है उनके लोग भी वहां उस देश में गए हैं, तो अगर हम निकालेंगे तो जाहिर सी बात है वो भी अपनी जनजाति के लोगों को वहां से निकालेंगे। इसीलिए आप परिस्थितियां समझने का प्रयास करें, इसीलिए हम उनको निकाल नहीं सकते। तो ये कुछ बातें जो मैंने आपको थोड़े ही दिन पहले बताई थी, शायद 3-4 दिन पहले ही बताई थी। सिद्धारमैया की बात की जाए तो सिद्धारमैया किस राज्य के सीएम हैं वर्तमान में? तो आप लिखेंगे कर्नाटक के हैं ये, ठीक है। तो अगर हम बात करें विष्णुदेव साय की, ये किस राज्य के हैं? तो आपको लिखना है छत्तीसगढ़ के हैं, ये छत्तीसगढ़ के सीएम हैं। कोनराड संगमा के बारे में आप कमेंट में बता दीजिए कि ये वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो ये तो बात हुई मिजोरम के बारे में। अब हम चलते हैं आज के दिन जिनकी जयंती है या फिर जिनकी पुण्यतिथि है, जिनके बारे में हमें जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि कई बार आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज जिनकी जयंती है उनके बारे में। ये चेहरा आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, इनका नाम क्या है? केसरबाई, केसरबाई केरकर। आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। कब की बात है ये? 1892 की बात है, 19वीं सदी में इनका जन्म हुआ, और इनकी मृत्यु 16 सितंबर 1977 को हुई थी। और किस वजह से जाना जाता है इनको? वैसे तो इनका जन्म जो हुआ था ना, गोवा में हुआ, ठीक है। वर्तमान की दृष्टि से जाना जाए तो आप कहेंगे कि वो गोवा का हिस्सा है। किस मायने में ये प्रसिद्ध रही? तो ये हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित थी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत,
इनको बहुत से पुरस्कार दिए गए। पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसके बाद में हम थोड़ा सा इनके बारे में बातचीत करेंगे। केसरबाई ने कला के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया। क्या आप बता सकते हैं कि उनको किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो अगर आपने लिखा होगा 1969 तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। इसके अलावा इनको कई और पुरस्कार भी दिए गए थे। इनको एक पुरस्कार मिला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको कब दिया गया? तो आपको लिख देना है 1935 में। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? केसरबाई केरकर ने जो अभी आने वाली पीढ़ी है उनके लिए बहुत से एक नए आयाम स्थापित कर दिए थे। ठीक है, इन्होंने किशोरी अमोनकर और गंगूबाई हंगल और हीराबाई बरोडकर की जो गायन शैली थी उसको इन्होंने आगे बढ़ाया। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ये महत्वपूर्ण क्या रही थी? गायिका रही। एक ऐसी हमें जो इनके बारे में कहानी है वो हमें पता होनी चाहिए। कई बार आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गोवा के कौन से गांव में इनका जन्म हुआ था? केरी गांव पड़ता है एक, वहां पर इनका जन्म हुआ था। आधुनिक शैली के संस्थापक कलाकारों में से एक नाम इनका आप मान सकते हैं। बाद में इनका परिवार कहा जाता है कि महाराष्ट्र में आ गया और फिर इन्होंने अपने कला के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। चलिए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इनका चेहरा भी आप देख लीजिए। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सुनीता जैन। सुनीता जैन। आज इनकी भी जयंती है। इनका जन्म आज ही के दिन 13 जुलाई 1941 को हुआ था। कहां पर हुआ? तो आपको पता होना चाहिए, अंबाला। और अंबाला उस समय किसका हिस्सा हुआ करता था? पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो ये अंबाला कहां पर है? तो ये हरियाणा राज्य में स्थित है। लेकिन उस समय आपको पता है हरियाणा तो बना ही नहीं था, तो वो पंजाब का हिस्सा था। उस समय उनका जन्म हुआ। और जैसे बात करें इनकी मृत्यु कब हुई? 11 दिसंबर 2017 को इनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में। ठीक है, तो हरियाणा और दिल्ली के बीच में तो खास डिफरेंस है नहीं। इनको किस वजह से फेमस माना जाता है? ये एक बेहतरीन उपन्यासकार रही। ठीक है, और आप कह सकते हैं लेखिका थी ये बहुत ही अच्छी। तो चलो इनके बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था। पहले आप एक क्वेश्चन बताइए, सुनीता जैन द्वारा कौन सी रचना नहीं लिखी गई है? जो रचना इनके द्वारा लिखित नहीं है वो आपको कमेंट में बताना है। प्रेम में स्त्री इनके द्वारा लिखित है, फेटेंसी इनके द्वारा लिखित है, क्षमा इनके द्वारा लिखित है, लेकिन बुद्ध चरितम इनके द्वारा लिखित नहीं है। इसी वजह से आपको बुद्ध चरितम टिक कर देना है। इस बुद्ध चरितम के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले किस प्रकार से हम कहानी समझने का प्रयास करेंगे? हम चलेंगे कुषाण वंश के समय में। कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? तो नाम आता है सम्राट कनिष्क का। सम्राट कनिष्क सबसे शक्तिशाली राजा हुए इस वंश के। सम्राट कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ। सम्राट कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी 78 ईस्वी में, और सम्राट कनिष्क के सानिध्य में 78 ईस्वी में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया? 78 ईस्वी में किया गया। कहां पर किया गया? तो नाम आता है कुंडलवन का। और ये कुंडलवन कहां पर है? कश्मीर। तो कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इस चतुर्थ बौद्ध संगीति में अध्यक्ष की भूमिका कौन निभा रहे थे? अध्यक्ष, तो नाम आता है किसका? वसुमित्र का। वसुमित्र भी अच्छे लेखक थे। इनके द्वारा भी रचना लिखी गई थी। और एक इस
चतुर्थ बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे, आपको उनका नाम पता होना चाहिए। क्या नाम था उनका? वसुमित्र और अशव घोष। ठीक है, तो इनके द्वारा लिखित है ये रचना बुद्ध चरितम, जिसमें महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया गया है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? बहुत ही बढ़िया। तो ये आपको गलत नहीं करना है। इनके द्वारा एक रचना और लिखी गई थी, और रचना दूसरी कौन सी थी, जिसे हम कह देते हैं वसुमित्र भी एक अच्छे राइटर थे, अशव घोष भी एक अच्छे राइटर थे, लेकिन जो ज्यादातर पूछा जा सकता है वो आपको बुद्ध चरितम के बारे में ही पूछा जाएगा। लेकिन वसुमित्र के द्वारा लिखी गई रचना का नाम बता देते हैं, महाविभास सूत्र इनकी रचना का नाम था। एक नागार्जुन नाम के व्यक्ति हुए थे उसी समय। नागार्जुन जो थे उनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। उनके द्वारा जो रचना लिखी गई थी उसका नाम था माध्यमिक सूत्र। तो माध्यमिक सूत्र नागार्जुन के द्वारा रचित है, माध्यमिक सूत्र वसुमित्र के द्वारा रचित है। और उस समय जो उपाध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे वो कौन थे, तो नाम आता है उनका अशव घोष का। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। चलिए जी, बुद्ध चरितम के बारे में जिस प्रकार रामायण की बात करते हैं, रामायण में भगवान राम के बारे में बताया गया है, उसी प्रकार इसमें महात्मा बुद्ध के बारे में बताया गया है, और इसी वजह से इसे बौद्धों की रामायण कह दिया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बुद्ध चरितम, चलो जी, बहुत ही बढ़िया है, अति उत्तम। अब हम चलते हैं आज के दिन जिनकी पुण्यतिथि है उनके बारे में जान लेने के लिए। तो चलो, उनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और मैं आपको थोड़ा सा करंट अफेयर्स के साथ जोड़ते हुए बताऊंगा। अगर वहां से क्वेश्चन उठता है तो भी आपका सही हो जाना चाहिए। ये कौन है? ये थे यशपाल शर्मा। आज के दिन इनकी डेथ हुई थी। इनका जन्म 11 अगस्त 1954 को हुआ। कहां पर इनका जन्म हुआ था? लुधियाना। लुधियाना को अगर हम वर्तमान की दृष्टि से देखें तो लुधियाना कहां पर पड़ता है? तो ये हमारे भारतीय पंजाब का हिस्सा है। और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी 13 जुलाई 2021 में। कहां पर? हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। और ये किस वजह से जाने जाते हैं? तो ये एक बेहतरीन क्रिकेटर रहे थे। ठीक है, और ये क्रिकेटर किस रूप में थे? तो ये एक विकेट कीपर भी थे साथ में, विकेट कीपर। ठीक है, विकेट के पीछे खड़े होकर स्टंपिंग करना, कैच लेना, ये भी इनका कार्य था। ठीक है, और ये एक टेस्ट के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, और इनका वनडे में भी स्कोर ठीक रहा। और आपको पता है हमारे भारत ने 1983 में पहली बार कोई आईसीसी का कप जीता था, और वो कौन सा कप था? वनडे वर्ल्ड कप था वो, है ना। वनडे वर्ल्ड कप की जो टीम खेल रही थी उस टीम का हिस्सा थे ये यशपाल शर्मा। और वनडे वर्ल्ड कप हमने जब जीता 1983 में, उस समय कप्तान कौन रहे? तो आपको पता होना चाहिए, तो नाम आता है कपिल देव का। और कपिल देव की कप्तानी के अंडर में ये खेले थे उस टीम में, और उस टीम ने क्या की थी? जीत हासिल की थी। आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने पहली बार आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? अगर आपने लिखा होगा 25 जून 1983, तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। पहली बार भारत ने ये क्रिकेट विश्व कप जीता कपिल देव की कप्तानी के अंतर्गत। उसके बाद में एक मौका और मिला था भारत को 2011 में इस विश्व कप को जीतने का। दूसरी बार वनडे क्रिकेट विश्व कप किसके सानिध्य में भारत ने जीता? तो नाम आता है एमएस धोनी का। ठीक है, एमएस धोनी के बारे में आप जानते ही हैं। 2 बार हमने क्या जीता? वनडे वर्ल्ड कप जीता, वनडे वर्ल्ड कप। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप कितनी बार जीता?
2 बार जीता। अब एक क्वेश्चन आप और बताने का प्रयास करेंगे, भारतीय टीम ने कितनी बार आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप जीता? T20 वर्ल्ड कप के बारे में आपको बताना है। वनडे के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि हम 2 बार जीते हैं, तो जल्दी से आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपने लिखा होगा 2 ऑप्शन तो आपने बहुत ही अच्छा लिखा है। आईसीसी वनडे विश्व कप भी 2 बार जीता है, आईसीसी T20 विश्व कप भी 2 बार जीता है हमारी पुरुष टीम ने, मेंस जो टीम है उसने। तो चलो पहली बार की बात करते हैं। तो पहली बार कब जीता था? 2007 में T20 विश्व कप जीता था। किसके अंडर में? MS धोनी के कप्तानी के नेतृत्व में, ठीक है। और उस समय किसको हराया था? पाकिस्तान को हराया था हमारे भारतीय टीम ने। और दूसरी बार कब जीता? तो अभी जीता है इसी साल। किसकी कप्तानी के अंडर में? रोहित शर्मा की कप्तानी में। और रोहित शर्मा ने इस वर्ल्ड कप को जीतने के बाद संन्यास की घोषणा भी कर दी। हालांकि इस विश्व कप को जीतने के बाद विराट कोहली ने सबसे पहले रिटायरमेंट की घोषणा की T20 फॉर्मेट से, फिर रोहित शर्मा ने कर दी, और अगले दिन 10 बजे के आसपास तक न्यूज आ गई थी कि रविंद्र जडेजा भी हैं T20 से संन्यास ले चुके हैं। तो ये जो 2 हमें बातें ध्यान में रखनी है, 2007 और 2024, ये वो साल हैं जब हमारी भारतीय पुरुष टीम ने T20 विश्व कप को जीता था। और रोहित शर्मा की जो कप्तानी में हमने हाल ही में 2024 में ही जीता। तो आपको पता होना चाहिए ये कहां पर हो रहा था? तो बारबाडोस में, बारबाडोस। तो यहां पर आपको पता है चक्रवात भी आ गया था, जिसकी वजह से हमारी भारतीय टीम वहीं पर रुक गई थी। और इस 2024 के अगर हम पूरे टूर्नामेंट की बात की जाए तो टूर्नामेंट के प्लेयर कौन बने थे? तो नाम आता है जसप्रीत बुमराह का, जो हमारे भारतीय बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं, जसप्रीत बुमराह। और जो फाइनल मैच खेला गया था साउथ अफ्रीका और भारत के बीच में, उसमें सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाए। इसी वजह से विराट कोहली को उसमें क्या कहा गया? उसमें इनको मैन ऑफ द मैच करार दिया गया, विराट कोहली। और फिर हमारे भारत ने दूसरी बार ये विश्व कप अपने नाम किया। 2 बार ये कप जीता है। दोनों के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा ये बताया, क्लियर हो गया आपको। ये फाइनल मैच ओवल में खेला गया था, केसिंगटन ओवल में, ठीक है, बारबाडोस के केसिंगटन ओवल में। चलिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि जितने भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की हम बात करते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन की जो बातें हैं वो किसके अंडर में होती है? आईसीसी के अंडर में होती है। इस आईसीसी का मुख्यालय कहां पर बना हुआ है? तो अगर आपने लिखा होगा दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, तो आपने बहुत ही अच्छी बात लिखी है। और ये इस आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में इसकी स्थापना हुई। 3 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें क्या है, सहयोग किया था जब इसकी स्थापना हुई। और उसमें साउथ अफ्रीका का भी नाम था, ठीक है। और जब इसकी शुरुआत की गई तो इसका नाम क्या रखा गया था? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये नाम इसका रखा गया था 1909 में। बाद में इसका नाम बदल दिया गया था 1965 में। तो 1965 में इसका नाम क्या रखा गया था? इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया। और फिर 1985 की बात है शायद, उसमें फिर इसका नाम क्या रखा गया? अभी जो वर्तमान में नाम चल रहा है इंपीरियल की जगह यहां पर इंटरनेशनल कर दिया गया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो ये इसका वर्तमान में नाम है। और इसका मुख्यालय कहां पर बना हुआ है? दुबई में। तो ये तो बात हुई इंटरनेशनल क्रिकेट की। जब हम हमारे भारतीय क्रिकेट की रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करें तो कौन डिसाइड करता है? बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हैं बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए, अब हम इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। इनकी भी आज क्या है? पुण्यतिथि है। और ये भी आपको बातें ध्यान में रखनी है। इनका नाम है आशापूर्णा देवी,
आशापूर्णा देवी के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं हम। इनका जन्म 8 जनवरी 1909 को हुआ था। 1909 को कहां पर हुआ? इनका जन्म कोलकाता में हुआ, और वर्तमान की दृष्टि से उसे हम क्या बोलेंगे? कोलकाता बोल देंगे। ठीक है, पश्चिम बंगाल। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में कर्जन के द्वारा किया गया था। उसी बंगाल के विभाजन के 5 साल बाद, यानी कि 4 साल कहेंगे आप, 4 साल बाद इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? आज ही के दिन 1995 में इनकी मृत्यु हुई। इनका जो कर्म भूमि क्षेत्र था वो कौन सा रहा? साहित्य। तो इन्होंने साहित्य में अपना योगदान दिया, और पश्चिम बंगाल जो इनका मूल रूप से क्षेत्र रहा। इनकी बहुत सारी रचनाएं भी है। इन्होंने जितने भी साहित्य लिखे वो बांग्ला भाषा में ज्यादातर लिखे। बांग्ला भाषा में साहित्य को इन्होंने एक नए चरम पर पहुंचाया था। इनकी प्रथम प्रतिश्रुति 1964 में आई, और इनकी एक रचना थी जिसका नाम आता है आकाश माटी। आकाश माटी जो रचना थी इनकी 1975 की बात है वो। और एक इससे भी पहले की बात करें तो एक शायद आपने नाम सुना होगा, प्रेम ओ प्रयोजन, तो वो भी इनके द्वारा रचित है। एक क्वेश्चन आप इनके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। आशापूर्णा देवी को किस वर्ष टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसके बारे में आप कमेंट में बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से बताएं। अगर आपने इसमें सी ऑप्शन टिक किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, सी ऑप्शन में करेक्ट रहेगा। इनको और भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। जैसे हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किस साल किया गया था? तो बात है ये 1976 की। टैगोर पुरस्कार इनको कब दिया गया था? तो आपको यहां पर बी ऑप्शन में टिक कर देना है। ठीक है, एक सेकंड, बी ऑप्शन। ठीक है, इसका बी ऑप्शन ठीक रहेगा। सी में अगर लिखा जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आएगा। अब जैसे बात करें, एक पुरस्कार इनको और दिया गया था जिसका नाम आता है लीला पुरस्कार, तो ये भी इनको दिया गया था। लगभग बात है ये 1976 की। साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी वजह से भारत सरकार द्वारा इनको एक पुरस्कार दिया गया था जिसे हम पद्म श्री के नाम से जानते हैं। हमारे भारत के 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सबसे पहला सर्वोच्च अगर हम कहें तो भारत रत्न का नाम आता है। दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण है, और तीसरे नंबर का जो नागरिक सम्मान है उसे हम पद्म भूषण कहते हैं, और चौथे नंबर का जो है उसे हम पद्म श्री कहते हैं। तो इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। और ये कब की बात है? तो ये बात है 1976 के आसपास की। तो इस प्रकार ये जो हमने बातें देखी है आज के दिन की, आज क्या क्या खास बातें घटित हुई आज के दिन, किस प्रकार से ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बातें बनती है, जो हमने कवर की। आपसे जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं, और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे गए हैं। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। YouTube के अलावा आप हमें टेलीग्राम के माध्यम से, फेसबुक, मोज, हिप्पी, ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सएप चैनल एटसेट्रा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, बशर्ते आपको सर्च करना है एड्यूरोही 24। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एड्यूरोही ऑफिशियल। बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।